आप में एक ऐसा अनुशासन होता है जिसे देखकर लोग आपको डर की नज़र से देखते हैं और आज आपको पता चलेगा कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कभी असफल नहीं होता? कौन है जो हर दिन एक ही समय पर उठता है, एक ही काम करता है और कभी रुकता नहीं है? जहां बाकी सब लोग तीसरे हफ्ते तक हार मान लेते हैं, वहीं वे लगे रहते हैं। जब बाकी सब लोग बहाने बनाते हैं, तब वे उपस्थित होते हैं। और आपको पता है लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? यार, ये तो सामान्य बात नहीं है। जापान में ज़ेन भिक्षुओं द्वारा बनाई गई एक प्राचीन प्रणाली है जो ठीक इसी तरह की भयावह निरंतरता उत्पन्न करती है। वे इसे ग्योजी कहते हैं, वह प्रथा जो स्वयं को ही कायम रखती है। और एक बार जब आप समझ जाएंगे कि ये कैसे काम करता है, तो आप फिर कभी कोई लक्ष्य नहीं तोड़ेंगे। लेकिन इसमें एक पेंच है, ये प्रणाली सबके लिए नहीं है। इसके लिए आपको अपने उस हिस्से को खत्म करना होगा जिसके अस्तित्व के बारे में आपको कभी पता ही नहीं था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि ये कैसे काम करता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लाइक करें और उस आदत के बारे में कमेंट करें जिसे आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा अपनाना चाहते हैं। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है और ये पता चलता है कि आप वास्तव में बदलाव लाने में रुचि रखते हैं। चलदर अध्याय 1 जागृति। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो राफेल नाम के एक प्रोग्रामर के साथ घटी थी। वो एक होशियार व्यक्ति था। उसका करियर सफल रहा, लेकिन उसके सामने एक समस्या थी। वो किसी भी आदत को 2 सप्ताह से अधिक समय तक कायम नहीं रख पाता था। जिम वो 2 महीने बाद रुक जाएगा, ध्यान 1 सप्ताह और बस इतना ही। पढ़ना वो एक किताब खरीदता, 3 पन्ने पढ़ता और फिर उसे दराज में भूल जाता। पैटर्न हमेशा एक जैसा ही था। सोमवार पूरी तरह से प्रेरित, बुधवार पहली मानसिक बातचीत, शुक्रवार पूर्ण आत्मसमर्पण, रविवार को अगले सप्ताह के बारे में वादे। राफेल ने हर संभव प्रयास किया। आदतें ट्रैक करने वाले ऐप्स, पुरस्कार, जवाबदेही साझेदार, कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि वो किसी ऐसी चीज से लड़ रहा था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके मस्तिष्क की संरचना ही ऐसी है। जब तक कि उन्हें ये पता नहीं चल गया कि ज़ेन भिक्षु बिना एक भी दिन छोड़े लगातार 800 वर्षों तक ध्यान क्यों कर सकते हैं। और नहीं, ये इच्छा शक्ति नहीं है, ये उससे कहीं अधिक गंभीर और भयावह मामला है। अध्याय 2 भिक्षुओं का रहस्य। ज़ेन मंदिरों में एक नियम है जो देखने में सरल लगता है लेकिन सब कुछ बदल देता है। ग्योजी, इसका शाब्दिक अनुवाद है बिना किसी अंतराल के निरंतर अभ्यास। बिना अंतराल के? क्या आप इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि सन 1200 ईस्वी से लेकर आज तक हर दिन सुबह 3:30 बजे एहीजी मंदिर में घंटी बजती है और सन 1200 ईस्वी से हर दिन भिक्षु जागते हैं। सुबह 3:25 नहीं, 3:35 नहीं, ठीक 3:30। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस मंदिर में क्या कभी नहीं होता? कोई भी साधु बिस्तर पर लेटे लेटे ये नहीं सोचता कि आज मैं कूद जाऊंगा। ये सवाल उनके दिमाग में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वे कुछ ऐसा समझते हैं जो आप अभी तक नहीं समझते हैं। आपका मस्तिष्क हर प्रतिबद्धता को 2 श्रेणियों में बांटता है, जिसे बदला जा सकता है या जिसे बदला नहीं जा सकता। जिन प्रतिबद्धताओं को पलटा जा सकता है वे मानसिक बातचीत बन जाती हैं। अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धताएं बस हो जाती हैं। जब कोई भिक्षु पूरे समुदाय के सामने प्रतिज्ञा लेता है तो वो कोई वादा नहीं कर रहा होता, वो अपनी पहचान बदल रहा होता है। वो ध्यान करने की कोशिश करने का वादा नहीं कर रहा है, वो स्वयं को ध्यान करने वाला घोषित कर रहा है। समुदाय इसका साक्षी होता है। पहचान बदल जाती है, बातचीत समाप्त। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक तंत्रिका वैज्ञानिक जो 15 वर्षों से आदतों का अध्ययन कर रहे हैं ने एक क्रांतिकारी खोज की है। जब आप किसी व्यवहार को सार्वजनिक करते हैं तो आपका आदिम मस्तिष्क असफलता को अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। हमारे पूर्वज जिन्होंने कबीले में अपना दर्जा खो दिया, उनकी मृत्यु हो गई। आपका दिमाग अभी भी उसी तरह काम करता है। राफेल ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने निजी वादे करना बंद कर दिया और सार्वजनिक घोषणाएं करना शुरू कर दिया। उन्होंने कागज पर लिखा, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो लगातार 90 दिनों तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे 20 मिनट ध्यान करता हूं। उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसने सबको बता दिया। उसकी प्रेमिका ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहे हो। उनके सहकर्मियों ने कहा, यार तुम कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहे हो। उत्तम, वो जिन लोगों के लिए एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ मूलभूत बदलाव आ चुका था। 3 दिन बाद हार जाने की खबर ऑनलाइन पोस्ट करने का ख्याल ही असहनीय था। उसे अपनी प्रेमिका के सामने इसे देखकर यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने फिर से हार मान ली है। सार्वजनिक घोषणा ने हार मानने को जारी रखने से कहीं अधिक दर्दनाक बना दिया था। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू हुई। अध्याय 3 आंतरिक युद्ध।
इन सभी सामाजिक दबावों के बावजूद राफेल हर दिन युद्ध लड़ रहा था। उसके शरीर को उसकी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी। जब वो थक जाता था तो सोना चाहता था। सार्वजनिक घोषणा ने मानसिक बातचीत को समाप्त कर दिया, लेकिन वो फिर भी हर सुबह जैविक संघर्ष से जूझता रहा। तभी उन्हें भिक्षु का दूसरा सिद्धांत यानी काम के घंटों में कोई समझौता न होने का नियम पता चला। हर दिन आप उसी मूर्खतापूर्ण प्रश्न पर अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करते हैं, मैं इसे कब करूंगा, अभी या नाश्ते के बाद, सुबह या रात में। क्या इस फैसले से आपके दिमाग में वो ग्लूकोज की मात्रा खर्च हो जाती है जिसका इस्तेमाल वास्तविक अभ्यास के लिए किया जाना चाहिए? आप गाड़ी चलाने के बजाय ये तय करने में अपना ईंधन बर्बाद कर रहे हैं कि कब गाड़ी चलानी है। राफेल ने सुबह 5 बजे का समय चुना, इसलिए नहीं कि वो सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति था जिसे सूर्योदय देखना पसंद था। उसने सुबह 5 बजे का समय इसलिए चुना क्योंकि उस समय पूरी दुनिया सो रही थी। कोई संदेश नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं, कोई बहाना नहीं। उस समय का उद्देश्य अनुकूलन करना नहीं था, ये एलिमिनेशन के बारे में था, इसे बाद में करने के सभी संभावित कारणों को खत्म करना। पहला हफ्ता तो नर्क जैसा था। आपका शरीर हर सुबह इससे लड़ता था। ये सामान्य बात है। आपका शरीर एक मशीन है जो पैटर्न के साथ काम करती है और आप इसे एक नया पैटर्न बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये प्रतिरोध करता है। दूसरे सप्ताह में कुछ बदल गया। वो अलार्म बजने से 2 मिनट पहले उठने लगा। उसका शरीर अब उसका इंतजार कर रही स्थिति के लिए तैयारी शुरू कर चुका था। 14 तारीख को अलार्म बजा और होश में आने से पहले ही उसके पैर जमीन पर पड़ गए। कोई विचार नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस गति, निश्चित कार्य। समय के बारे में ज्यादातर लोग यही नहीं समझते हैं। ये सही समय सारणी खोजने के बारे में नहीं है। इसका मतलब है समय को एक चर के रूप में हटाना। जब आप हर दिन अलग अलग समय पर कोई काम करते हैं तो आप अपने दिमाग से हर बार एक नया निर्णय लेने के लिए कह रहे होते हैं। जब कार्यक्रम तय हो जाता है तो आपका दिमाग किसी स्थिर चीज से बहस नहीं कर सकता। लेकिन राफेल को एक नई समस्या का पता चला। उनका कार्यक्रम तय था, लेकिन उस दौरान वे जो कुछ भी करते थे उसमें लगातार बदलाव करते थे। कुछ सुबहों को ध्यान करना उचित लगता था, बाकी दिनों में वो पढ़ता था, कभी कभी कुछ पुशअप्स भी कर लेता था। उसके दिमाग को बातचीत का एक नया बिंदु मिल गया था। कब के बारे में बहस करने के बजाय उसने क्या के बारे में बहस शुरू कर दी। सुबह 5 बजे के 20 मिनट तो नियमित हो गए थे, लेकिन अभ्यास अपने आप में अव्यवस्थित था। निर्धारित कार्यक्रम ने आधी समस्या तो हल कर दी थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी मोलभाव करने के लिए खामियां ढूंढ रहा था। उसने कब को तो हटा दिया था, लेकिन क्या को नहीं। और यहीं पर डॉगन की रूपों पर आधारित शिक्षा विवादास्पद हो गई, क्योंकि इसमें आपको हर दिन बिल्कुल वही काम तब तक करना होता है जब तक कि आपका मन पूरी तरह से आत्मसमर्पण ना कर दे। अध्याय 4, एक ही रास्ता। आपको लगता है कि विविधता चीजों को रोचक बनाए रखती है, लेकिन वास्तव में विविधता ही वो जगह है जहां निरंतरता खत्म हो जाती है। जब भी आप अपने काम करने के तरीके में बदलाव करते हैं तो आपके मस्तिष्क को सूक्ष्म निर्णय लेने पड़ते हैं। आज मुझे पुशअप्स करने चाहिए या बर्पीज? मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? मुझे कितनी देर तक ध्यान करना चाहिए? हर छोटा निर्णय एक दरार की तरह है जहां से आपकी पुरानी आदतें फिर से उभर आती हैं। राफेल ने हर चीज को पूरी तरह से बंद कर दिया। 20 पुशअप्स, 10 मिनट का ध्यान, 10 मिनट की पढ़ाई, वही क्रम, वही टाइमर, वही काम। उनकी व्यक्तिगत अंगों अवधि, 90 दिनों की एक समान अभ्यास अवधि। उसके दोस्त उसे रोबोट जैसा कहते थे। उसकी प्रेमिका ने कहा कि वो उसे परेशान करने लगा था। उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि परेशान करना ही असल मकसद था। तीसरे सप्ताह में उसका मन युद्ध की स्थिति में चला गया। हर सुबह वो विविधता के लिए तरसता था। ये बेवकूफ़ी है। आप रोबोट नहीं हैं। चीज़ों को बदलते रहो वरना तुम थक जाओगे। चौथे सप्ताह में कुछ टूट गया। उनकी अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि उनका लचीलापन। बातचीत की आवाज धीरे धीरे शांत होती गई। छठे सप्ताह तक उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि उसने पुशअप्स शुरू कर दिए हैं और वो आधे से अधिक पुशअप्स कर चुका था। ये प्रथा अपने आप ही चलती रही। निरंतरता के बारे में लोग यही बात नहीं समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इच्छा शक्ति हमेशा बनी रहेगी। ये तब तक दोहराने के बारे में है जब तक कि इच्छा शक्ति की आवश्यकता न रह जाए। आपका शरीर क्रम को उसी तरह सीखता है जैसे एक नृतक नृत्य की धुन सीखता है। MIT के एक शोधकर्ता जिन्होंने 12 वर्षों से व्यवहारों के स्वचालन का अध्ययन किया है, बताते हैं जब आप लगभग 66 दिनों तक किसी संदर्भ में एक क्रिया को दोहराते हैं तो मस्तिष्क का बेसिल गैंग्लिया नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। व्यवहार स्वचालित हो जाता है। अब आप इसे करने का निर्णय नहीं ले रहे होते हैं, आप बस इसे कर रहे होते हैं। 35 दिन को राफेल को फ्लू हो गया। 40 दिन को वो काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे। यहीं पर पुराना सिलसिला शुरू हो जाता है। बीमारी की छुट्टी, आराम की छुट्टी, यात्रा, अपवाद।
यहीं पर आपने पहले हार मान ली थी। यहीं पर हर कोई हार मान लेता है, क्योंकि उत्तम अभ्यास के लिए उत्तम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है और उत्तम परिस्थितियां मौजूद नहीं होती। लेकिन डॉगन ने अंतराल के बारे में कुछ ऐसा समझा जिससे सब कुछ बदल गया। उन्होंने लिखा कि अभ्यास बिना किसी अंतराल के लगातार जारी रहना चाहिए, क्योंकि उस अंतराल में आपके सभी पुराने पैटर्न वापस आ जाते हैं। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तब राफेल को जिस चीज ने बचाया वो ये समझना था कि अभ्यास से पूर्णता की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें निरंतरता आवश्यक है। अध्याय 5, बिना अंतराल के अभ्यास करें। सब कुछ या कुछ भी नहीं कि झूठ ने आलस्य से कहीं अधिक निरंतरता को नष्ट कर दिया है। आप खुद से कहते हैं, अगर मैं पूरे 20 मिनट तक नहीं कर सकता तो कुछ भी क्यों करूं? अगर मैं परफेक्ट पुशअप्स नहीं कर सकता तो कल तक इंतजार करूंगा। इस तरह की सोच से कमियां पैदा होती है और इन्हीं अंतरालों में आपका पुराना स्वरूप फिर से उभर आता है। किसी भी कुलीन एथलीट को देखिए, आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो लोग गलत